हेलो बच्चों, दिस इज मुस्कान सिंह एंड वेलकम टू आवर चैनल टैलेंट एकेडमी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 10 विच इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या समझते हैं हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स से? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ही बोल लेते हैं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सांस ले रहा है तो हम उसको लिविंग बोलते थे कि दिस इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर सांस ना ले रहा हो, जैसे बैक्टीरिया, लेकिन बैक्टीरियाज भी क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। तो इसलिए हम लोग कुछ पैरामीटर सेट करते हैं कि इस बेसिस पे ही हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। ठीक है, तो उन पैरामीटर्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग क्रिएचर्स पे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे। तो आज हम लोग को क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सीड जर्मिनेशन, लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स। ये धीरे धीरे आएगा। पहले हम लोग बेसिक पे जाएंगे। सबसे बेसिक यूनिट ऑफ दिस चैप्टर क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या होता है लिविंग और नॉन लिविंग? तुम क्या हो, हम क्या? स्टूडेंट्स, टीचर। ठीक है, तो हम लोग अपने आप को क्यों बोल सकते हैं कि हम लोग लिविंग है? और इस वॉल को या फिर तुम्हारे बगल में जो चेयर रखी है, तुम्हारे बगल में बेड रखा है, तो उसको हम लोग नॉन लिविंग क्यों बोलेंगे? तो उस बेसिस पे, किस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि वो नॉन लिविंग है और हम लिविंग है, ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो। ऑब्जर्विंग नेचर क्लोजली हेल्प्स अस अंडरस्टैंड सर्वाइवल, ग्रोथ एंड द ब्यूटी ऑफ लाइफ। तो अगर नेचर को हम लोग सही तरीके से देखें तो उसमें वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। कुछ इंसेक्ट्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, तुमको ह्यूमन बींग्स हैं। तो बहुत तरीके के वेराइटीज ऑफ एनिमल्स तुमको या लिविंग ऑर्गेनिजम्स तुमको मिलेंगे। अब उनको हम लिविंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है। ठीक है, और अगर हम किसी को नॉन लिविंग बोल रहे हैं तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा। ठीक है, चलो। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। अगर हम लोग इस चैप्टर के बारे में बात करें तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो हम लोग को दिमाग में रखना है, जिससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो हम पहला देखें तो अ टच मी नॉट प्लांट कैन फोल्ड इट्स लीव्स इन लेस देन अ सेकेंड। टच मी नॉट प्लांट जानते हो? सभी ने देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो फ्यूचर में भी देखोगे। तो एक प्लांट होता है, तुमको देखने से नहीं पता चलेगा कि दैट प्लांट इज लाइक सेंसिटिव टू समथिंग या जो भी है, बट अगर उसको हल्का सा भी तुम मतलब उसके ऊपर पॉइंट पे टच कर दिया या फिर किसी भी पॉइंट पे टच होगा तो वो सीधे इस तरीके के लीव्स है तो ये सीधे ऐसे फोल्ड हो जाते हैं। तो क्यों होता है वो? अगर वो नेचर में प्रेजेंट है तो किस वजह से प्रेजेंट है? तो ये, और उसका एक साइंटिफिक नेम भी होता है जिसका नाम हम लोग बोलते हैं टच मी नॉट को मिमोसा पुडिका। मिमोसा पुडिका। ठीक है, टच मी नॉट तुम लोग हिंदी में सुनोगे उसको छुई मुई बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब प्लांट जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं टू टच। अगर उनको तुम टच कर रहे हो तो वो उस चीज के लिए लेके सेंसिटिव होंगे कि अगर उनको टच किया तो वो डायरेक्टली अपने लीफ को फोल्ड कर। और क्यों करते हैं इसका भी पूरा एक थ्योरी है कि क्यों कर रहे हैं वो, ऐसा हो क्यों रहा है, अचानक से कोई लीव्स फोल्ड कैसे हो सकते हैं। तो उसका जो हम लोग वो भी पढ़ेंगे अभी, आने दो, वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। नेक्स्ट पॉइंट है अ मॉस्किटो फ्लैप्स इट्स विंग 300 to 600 टाइम्स पर सेकेंड विच मेक्स द बजिंग साउंड। अगर मॉस्किटो आसपास कान के ऐसे घूम रहा होता है तो एक साउंड आता है, बजिंग साउंड आता है। वो क्यों आता है? बेसिक, अगर हम मतलब तुम लोग 6th क्लास के हो तो ऑब्वियसली ये इतना तो पता होगा कि मॉस्किटो के घूमने से आवाजें आती है। तो क्यों आती है? तो उसके जो विंग्स होते हैं वो 300 to 600 पर मिनट भी नहीं, पर सेकेंड वो फ्लैप कर रहा होता है, इस वजह से वो बजिंग साउंड आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अ फ्रॉग कैन ब्रीथ थ्रू इट्स स्किन व्हेन इन वाटर। एक फ्रॉग जो होता है, अगर फ्रॉग दोनों है, टेरेस्ट्रियल भी होता है, एक्वेटिक भी होता है। ठीक है, तो अब फ्रॉग जो है उसके पास लंग्स है, तो अगर वो जमीन पे प्रेजेंट है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, अगर वो टेरेस्ट्रियल फॉर्म में है, अपने हैबिटेट में है, हैबिटेट मतलब जो उसका सराउंडिंग है, अगर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में है तो वो अपने लंग्स से सांस लेगा नॉर्मली। लेकिन अगर वो एक्वेटिक हैबिटेट में हो रहा होता है, अगर वाटर के अंदर हो रहा होता है, तो वो अपने स्किन से रिस्पायर करता है। स्किन जो है उसकी वो इतनी मॉइस्ट, इसीलिए कभी भी देखना फ्रॉग्स के स्किन जो बहुत मॉइस्ट होते हैं। ठीक है,
ऊपर से बहुत चिकने दिखेंगे वो, तो इस वजह से होता है क्योंकि वो अपने स्किन से ही रेस्पायर कर रहे होते हैं। जो गैसियस एक्सचेंज है एटमॉस्फेयर उनके बॉडी का, वो स्किन के थ्रू हो रहा होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सम प्लांट्स लाइक सनफ्लावर फॉलो द सन अक्रॉस द स्काई, दिस इज कॉल्ड हेलियोट्रोपिज्म। हेलियोट्रोपिज्म। तो अब सनफ्लावर जो होता है वो क्या करता है, अब ये चीज तो हम लोगों ने देखा है कि वो जैसे मान लो जिस डायरेक्शन में सन रहेगा उसी डायरेक्शन में सनफ्लावर्स जो हैं वो अपने डायरेक्शन चेंज करते हैं। तो क्यों करते हैं, ये वो लाइट से सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। सनफ्लावर्स जो होते हैं वो लाइट सेंसिटिव। अब जैसे पहले हम लोग देख लिए कि टच मी नॉट प्लांट जो है वो टच से सेंसिटिव है, टच करोगे तो वो अपने लीव्स को बंद कर लेते हैं। मॉस्किटोज जो है वो तुम्हारे कान के आसपास फ्लैपिंग साउंड, बजिंग साउंड क्रिएट करते हैं। फ्रॉग जो है वो स्किन मॉइस्ट रहता है उसका, क्योंकि वो स्किन से ब्रीदिंग करता है, रेस्पिरेशन करता है व्हेन इन वाटर। सनफ्लावर जो है दैट इज लाइट सेंसिटिव, जिसको हम लोग बोल रहे हैं हेलियोट्रोपिज्म, विच इज लाइट सेंसिटिविटी। Okay, now next point, old trees can live for 1000 years. The oldest tree is about 4800 years old. तो कुछ क्या, नॉर्मली सारे ट्रीज, पीपल देख लो, बैनियन देख लो, ये सारे ट्रीज जो है वो ओवर 100 years, 1000 years से ज्यादा लिव करते हैं। और एक ओल्डेस्ट ट्री का मैक्सिमम एज, मैक्सिमम क्या मिनिमम बोलेंगे कि ये एज जो होता है 4800 years होते हैं, ठीक है। ये बेसिक चीज है हम लोग को जो इस चैप्टर में पढ़ना है। अब ये एक एक टॉपिक को हम लोग धीरे धीरे एकदम एक्सप्लेनेशन करके एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ओके, नेक्स्ट, लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग। अगर हम किसी चीज को लिविंग बोल रहे हैं या नॉन लिविंग बोल रहे हैं, किस बेसिस पे बोल रहे हैं, वो इस चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्या डिफरेंशिएशन है, हम किसी चीज को लिविंग कैसे बोल सकते हैं, नॉन लिविंग कैसे बोल सकते हैं। लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट ऑफ द पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। अब मान लो हम हाथ हिला रहे हैं, ठीक है, तुम हाथ हिला सकते हो। एक बर्ड जो है वो अपने विंग्स हिला सकती है, चल सकती है, घूम सकती है। एक एनिमल जो है वो चल सकता है, अपना शिकार कर सकता है, ठीक है। कैट्स हैं जो माउस को पकड़ती हैं, डॉग्स जो हैं वो घूमते हैं, जो भी है एनिमल्स मूव करते हैं। तो उनको हम अगर लिविंग बोल रहे हैं तो इस बेसिस से बोल रहे हैं कि वो मूवमेंट शो कर रहे हैं। हम यहाँ से यहाँ चल सकते हैं, हम अपने हाथ हिला सकते हैं, हम बोल सकते हैं, तो हम लिविंग है, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारे बगल में जो चेयर रखी है वो खुद से तो नहीं चल सकती जब तक तुम उसको खींच के एक तरफ ना करो, तुम पे डिपेंडेंट है ना वो, तो कि अगर उस चेयर को जब तक तुम खींच के अपनी तरफ नहीं करोगे वो मूव नहीं कर सकती। दैट इज द बेसिस ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम बोल रहे लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट ऑफ द पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, नॉन लिविंग थिंग्स मेक देयर नेवर मूव ऑन देयर ओन। अभी बताया जैसे चेयर को जब तक तुम खींच के अपने पास नहीं करोगे, तुम पे डिपेंडेंट है वो। किसी चीज पे अगर हम उसको खींच रहे हैं या फिर कहीं लेके जा रहे हैं अपने साथ, तो वो मूव कर रही है, खुद से मूव नहीं कर सकती। तो इस बेसिस पे हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। दे ग्रो। अच्छा, अब ग्रो का मतलब क्या होता है, प्लांट्स भी है, प्लांट को भी तुम बोल रहे हो ना लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो तो मूव नहीं कर रही। अब वो मूव नहीं कर सकती, वो अपने पत्ते हिला सकती है, लेकिन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वो मूव नहीं कर सकती। तो अब इसमें हम लोग ग्रोथ का बात करते हैं कि प्लांट जो है वो तुम सैपलिंग लगा रहे हो तो वो ट्री में कन्वर्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो वो ट्री में कन्वर्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि वो ग्रो कर रहा है, वो अपने फ्रूट्स को ले रहा है, लीव्स अपने एक्सटेंड कर रहा है, ब्रांचेस एक्सटेंड कर रहा है। तो वो क्यों कर रहा है, ताकि वो ग्रो कर सके। दे डू नॉट शो एनी ग्रोथ। नॉन लिविंग, अब चेयर जो है वो छोटा से बड़ा तो नहीं हो जाता है ना। तुम छोटा से लेके आए थे, 10 साल में देखिए अरे ये चेयर तो बहुत बड़ा हो गया है, ये तो नहीं हो पाता है। क्यों, क्योंकि वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है एंड दे कैन नॉट ग्रो, दे डू नॉट शो ग्रो, दे रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस, अब रिप्रोडक्शन का बेसिस भी डिफरेंट होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे, और तुम जब नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो भी वहां पे तुम लोग को इनहैंस वे में बताया जाएगा कि रिप्रोडक्शन भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। रिप्रोडक्शन के बेसिस पे भी हम लोग अगर लिविंग और नॉन लिविंग को डिवाइड कर रहे हैं तो वो भी डिफरेंट एक्सेप्शंस भी आते हैं उसमें, ठीक है। अब रिप्रोड्यूस, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वो अपने यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं। ह्यूमंस जो है वो ह्यूमन बनाते हैं, एनिमल्स जो है वो एनिमल्स को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, और प्लांट जो है वो फ्रूट्स दे रहे हैं, लीव्स दे रहे हैं, फ्लावर दे रहे हैं। तो वो रिप्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस है उनका। तो इसलिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम बोल सकते हैं
दे रिप्रोड्यूस। और चेयर तो नहीं रिप्रोड्यूस कर सकता है कि अच्छा एक चेयर लाए थे 10 साल में हमारे पास तो 1000 चेयर्स हो गए, ये तो नहीं हो सकता ना। तो रिप्रोडक्शन जो है वो नॉन लिविंग एंड थिंग्स नहीं शो कर सकते। दे कैन फील। अब मम्मी ने डांटा, तुम्हें बुरा लगा, तुम रोए, मारा, तुम रोए, ठीक है, यू कैन फील द इमोशन। अगर तुम पे कोई चिल्ला दिया या फिर किसी ने तुम्हें मारा, तुम्हें चोट लग सकती है, लगेगी ना, तो तुम्हारा जो बॉडी है वो फील कर रहा है वो चीज। लेकिन अगर चेयर को तुम मार दो, गिरा दो, कुछ भी करो, वो फील नहीं कर सकता है, वो नहीं रोएगा, उसके आंसू नहीं बहेंगे, ठीक है। तो इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो फील कर सकते हैं, नॉन लिविंग फील नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, दे रेस्पायर। अब तुम ब्रीदिंग कर रहे हो, तुम 5 मिनट 10 मिनट ब्रीदिंग करना छोड़ दो, क्या होगा? मत करना, ट्राई मत करना घर पे। बट रेस्पिरेशन जो है वो एक बेसिस है लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। रेस्पिरेशन, हम ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है हमारे अंदर, जो टॉक्सिक गैसेस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, जो हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है, वो हम एक्सहेल कर रहे हैं। और जो बॉडी हमें चाहिए, हमारी बॉडी को जो गैस चाहिए, वो हम एटमॉस्फेयर से इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन। सेम तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर करते हैं जो कि लिविंग है। अब एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए। अब प्लांट, तुम बोलोगे कि प्लांट तो कैसे रिस्पायर करता है? प्लांट हम तो सुने नहीं है आज तक प्लांट ने सांस ले रहा हो, देखा है आज तक प्लांट को सांस लेते हुए? नहीं। बट फिर भी हम प्लांट्स को लिविंग कहते हैं, क्यों? गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है। डे के टाइम पे फोटोसिंथेसिस करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमॉस्फेयर से और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर को देते हैं। लेकिन अब रात हो गया, रात हो गई तो सनलाइट चली गई। फोटोसिंथेसिस, अगर हम फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करें तो क्या होता है फोटोसिंथेसिस में? डे टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं वो प्लांट्स, एंड ऑक्सीजन जो है वो एक्सहेल करते हैं। ये प्लांट्स की बात हो रही है ना, ह्यूमन बींग्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते। एंड देन नाइट के टाइम पे वो रेस्पिरेशन करते हैं। नाइट के टाइम पे क्या करते हैं वो? रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन में अब क्या होता है? ठीक है, चलो इसको इरेज कर देते हैं, ये एक्स्ट्रा हो गया है थोड़ा सा। अब क्या होता है? रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या होता है? नाइट के टाइम पे रेस्पिरेशन कर रहे हैं अगर वो, तो रेस्पिरेशन के टाइम पे वो ऑक्सीजन जो है वो ह्यूमन बींग्स जैसा ऑक्सीजन जो है वो इनहेल करेंगे एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल करेंगे। ठीक है, बेसिकली इसीलिए बोलते हैं ना, गांव में बहुत सारे, तुम अगर गांव गए होगे या फिर मतलब नॉर्मली ये सब रूरल एरियाज में होता है कि अगर तुम रात में पीपल के पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, भूत आ जाता है। क्या होता है वो भूत? अगर तुम पीपल के पेड़ या फिर कोई भी ट्री के नीचे तुम सो रहे हो रात में, तो वो उस टाइम पे रेस्पिरेशन कर रहा होता है, जो कि तुम्हारा भी नॉर्मल प्रोसेस है। तुम भी कार्बन डाइऑक्साइड गिव कर रहे हो और ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो, ठीक है। और सेम चीज उस टाइम पे प्लांट भी कर रहा है, ट्री भी कर रहा है। तो उसकी वजह से क्या होता है? सुबह में हेडेक हो सकता है। सुबह अगर तुम उठो तो बहुत ज्यादा सीवियर हेडेक्स हो सकते हैं, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड तुम इनहेल भी कर रहे हो, ठीक है। एटमॉस्फेयर में उस टाइम पे तुम्हारे सराउंडिंग में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इतना ज्यादा हो गया है कि तुम्हारा बॉडी में भी जा रहा है, क्योंकि वो सेम प्रोसेस उस एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया और ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, इसलिए तुम्हारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो हेडेक्स हो सकती है, बॉडी पेन हो सकता है। तो इसलिए लोगों को लगता है कि रात में अगर ट्री के नीचे तुम सो रहे हो, किसी भी पेड़ के नीचे सो रहे हो, तो भूत आ जाता है, क्योंकि सुबह तुम ऐसा फील कर रहे होते हो। ऐसा कुछ होता नहीं है,
ठीक है, तो ये बेसिक साइंटिफिक रीजन है अगर तुम बोलो कि ट्री के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए रात में, तो दिस इज द रीजन कि रात में वो रेस्पिरेशन कर रहे हैं। आई बात समझ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दे एक्सक्रीट वेस्ट मटीरियल। अब हम ह्यूमन बींग्स का बात करें तो वो क्या करते हैं? फूड खाते हैं। एनिमल्स जो है वो अपना फूड लेते हैं, चाहे वो कार्निवोरस हो, ओमनिवोरस हो, हर्बीवोरस हो। हर्बीवोरस प्लांट्स खाएंगे, कार्निवोरस जो है वो एनिमल्स खाएंगे, और ओमनिवोरस जो हम हैं वो दोनों खाते हैं। ठीक है, तो अब एक्सक्रीट का बेसिस ही क्या है? अगर तुम फूड खा रहे हो, कुछ तुम्हारे अंदर जा रहा है, तो जरूरी तो नहीं कि दैट होल थिंग इज न्यूट्रिशियस या फिर तुम्हारे बॉडी के लिए अच्छा ही है, ये जरूरी नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, हमें टॉक्सिक मटेरियल जो है हमारे बॉडी में, जो टॉक्सिक मटेरियल है जो फूड के थ्रू हमारे बॉडी में चला गया है, उसको हम लोग को एक्सक्रीट आउट भी करना होता है। ठीक है, एक्सक्रीट आउट कैसे करेंगे अब हम लोग? अब मान लो तुमने कुछ खाया, कुछ जंक ही खा लिया, चिली चाउमीन खा लिया, या फिर पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया। ठीक है, अब उसमें तुम्हारा जो भी फूड तुम्हारे अंदर गया, उसके जो न्यूट्रिशनल पार्ट्स है वो तुम्हारा बॉडी रख लेगा, और जो टॉक्सिक पार्ट है वो बॉडी फीस आउट कर देगा। ठीक है, फीकल मैटर जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। अब किस प्रोसेस के थ्रू होगा? तो एक प्रोसेस, हमारा बॉडी जो है या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी है वो एक पर्टिकुलर प्रोसेस रखता है हर चीज के लिए। अगर हमको टॉक्सिक मटेरियल जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना है तो उसके लिए एक्सक्रीशन प्रोसेस है। अगर हम जो खाना खा रहे हैं वो न्यूट्रिशन में कैसे कन्वर्ट हो रहा है हमारे बॉडी के लिए, उसके लिए डाइजेशन प्रोसेस है। जो हम ब्रीद कर रहे हैं, जो एयर ब्रीद कर रहे हैं, वो हमारे बॉडी में कैसे जा रहा है, ऑक्सीजन कैसे जा रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर आ रहा है, उसके लिए भी एक प्रोसेस, दैट इज रेस्पिरेशन। ठीक है, तो हर चीज के लिए, हर बॉडी में जो भी फंक्शंस है, फंक्शनैलिटीज होने के लिए ही एक एक प्रोसेस बॉडी ने चुन रखा है। ठीक है, तो एक्सक्रीशन जो एक प्रोसेस है, वो क्या होता है? जो टॉक्सिक मटेरियल है बॉडी में वो एक्सक्रीट आउट करने के लिए होता है। लेकिन अब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, चेयर को तुम ना तो खाना खिला सकते हो ना वो एक्सक्रीट आउट कर सकता है, तो इस बेसिस पे भी हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, दे नीड फूड। उनको फूड चाहिए होता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम एक्सक्रीशन कर रहे हैं तो हमें कुछ अंदर जाएगा तब तो वो बाहर निकलेगा ना। अब जो भी फूड हम लोग को चाहिए, हम नॉर्मली अगर हम इतना बोल पा रहे हैं तो मेरे अंदर एनर्जी है, अभी हम घर से खाना खा के आए, ठीक है, तुम बैठे हो पढ़ने के लिए, अभी अब सुबह बैठे हो, शाम बैठे हो, रात बैठे हो, तुमको अगर पढ़ रहे हो तुम्हें भी एनर्जी चाहिए क्योंकि तुम्हारा ब्रेन वर्क कर रहा है। ब्रेन वर्क करने के लिए मैक्सिमम एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, तो इसलिए हमारे बॉडी को एनर्जी के लिए भी फूड जरूरी है। अगर हम फंक्शन कर पा रहे हैं तो उसके लिए हमें न्यूट्रिशन की जरूरत है, जो कि न्यूट्रिशन हमें फूड से ही मिलेगा। और इनको फूड की कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि उन्हें एनर्जी की जरूरत नहीं है, वो खुद से मूव करने वाले नहीं है। देखो कितना लिंक्ड है ये। फूड की जरूरत नहीं है, फूड नहीं है तो एनर्जी नहीं रहेगा, एनर्जी की जरूरत ही नहीं है तो फूड नहीं रहेगा, फूड नहीं है तो एक्सक्रीशन भी नहीं होगा। ठीक है, फूड नहीं है तो एनर्जी नहीं है तो ग्रोथ भी नहीं होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये सब बेसिस हो गया हम लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग। लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट, ये भी हम लोग देख लिए, ग्रोथ करते हैं, नीड फूड, रेस्पायर, एक्सक्रीट, रिस्पॉन्ड, स्टिमुलाई। अच्छा, स्टिमुलाई मतलब क्या हुआ? ये जो मिमोसा पुडिका का हम लोग ने देखा, विच इज टच मी नॉट प्लांट। टच मी नॉट प्लांट जो है वो दैट इज टच सेंसिटिव। ठीक है, तो सेंसिटिविटी जो है ये शो कर रहे हैं, स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अगर हम उनको टच कर रहे हैं, टच इज द स्टिमुलाई फॉर देम। ठीक है, स्टिमुलेशन एक हो रहा है उनको। अगर हम उनको टच कर देंगे तो वो स्टिमुलेशन उनके बॉडी में पूरे जाएगा और जैसे ही वो टच फील करेंगे वो अपने लीव्स को बंद कर लेंगे। तो ये एक स्टिमुलाई है। ठीक है, तुम्हारे ऊपर हम ऐसे हाथ उठाए, मम्मी ने ऐसे जोर से हाथ उठाया लेकिन मारा नहीं, तो वो तुम ऐसे सीधे, जैसे ही हाथ उठा तुमने सीधे ऐसे किया, तो वो क्या है? स्टिमुलाई जनरेट हो रहा है तुम्हारे बॉडी के अंदर कि अब मार पड़ने वाली है तो हम खुद को बचा सकते हैं। वो तुम्हारा हाथ ऊपर अच्छा अपने आप चल जाएगा, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। फ्लैशलाइट जैसे ही आंखों में आता है तुम्हारा आंख बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्टिमुलाई तुम्हारे बॉडी में जनरेट हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे बॉडी की फंक्शनैलिटी इज वैसी। ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये भी हम लोगों ने देखा कि मूवमेंट शो करते हैं।
रेस्पिरेशन करते हैं, सेंसिटिविटी होता है, दैट इज सेंसिटिव। अब देखो, तुम सबसे बेसिक थिंग अगर बोल रहे हैं, बचपन में तुमने, बचपन क्या, अभी भी तुम्हारा बचपन ही चल रहा है 6 क्लास में तुम लोग, बचपन में तुमने अगर मान लो किसी हॉट ऑब्जेक्ट को ऐसे टच कर दिया, ठीक है, टच किया तो क्या होगा, जैसे ही टच किया तुम्हारा हाथ तुरंत इस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। क्यों किया? क्योंकि तुम्हारा बॉडी में वो फील हुआ, कि स्किन में फील हुआ कि वो हॉट है, इसे टच नहीं करना। जैसे ही ये फील हुआ, ये हमारे ब्रेन ने तुम्हें सीधे डायरेक्शन दी कि हटाओ हाथ, हाथ हटाओ वहां से। तो दैट इज सेंसिटिविटी। अगर तुम्हारे बॉडी में किसी भी चीज, बहुत लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है, सनलाइट की वजह से रैशेस हो जाते हैं, बहुत लोग एक्चुअली में इमोशनली सेंसिटिव होते हैं, ज्यादा जोर से बोल दो तो रोने लग जाएंगे, ज्यादा जोर से डांट दो तो रोने लग जाएंगे, दैट इज दोज आर कॉल्ड सेंसिटिव पीपल। तो सेंसिटिविटी शो कर सकते हैं, दोज आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। न्यूट्रिशन, अब ऑब्वियस ही बात, हम इतना बोल रहे हैं तो न्यूट्रिशन, एनर्जी की जरूरत होगी। अब जरूरत न्यूट्रिशन होगा तब तो हम अच्छा खाना खाएंगे, मेरे बॉडी में न्यूट्रिशंस जाएंगे तो न्यूट्रिशन की जरूरत तो पड़ेगी ही। एक्सक्रीशन, अब हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, हम फूड खा रहे हैं, तो जरूरी तो नहीं कि जो भी हम खा रहे हैं वो उसमें न्यूट्रिशन एवरीथिंग में प्रेजेंट है। वो पूरा फूड जो है वो न्यूट्रिशनल नहीं हो सकता है, या फिर अगर हो भी सकता है तो कुछ पार्ट उसमें से जो हमारे बॉडी को नहीं चाहिए ये एक्सक्रीट कर देगा। बॉडी जो है वो फीकल मैटर, एक्सक्रीशन प्रोसेस के थ्रू फीकल मैटर जो है वो थ्रो आउट कर देता है बॉडी से, ठीक है। तो एक्सक्रीशन होगा। रिप्रोडक्शन, अब ये तो अगर मान लो 2 ह्यूमन बीन है, दोनों मेल है, 2 एनिमल है, 2 टाइगर है, मान लो दोनों मेल है, तो अब उसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, तो वो मेल ही रह जाएगा। वो टाइगर का जो क्वांटिटी है, अमाउंट है, नंबर है, वो बढ़ ही नहीं पाएगा। तो दैट इज वाई हम लोग को रिप्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है। हमें अगर हमारे बॉडी में, हमारे यंग वंस को, हमारे जनरेशन को आगे बढ़ाना है, तो दैट इज वाई रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जरूरी है। कोई भी हो लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर ह्यूमन बीन है, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, तुम अगर इंसेक्ट्स की बात कर लो वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं, कॉकरोचेस हैं, सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्राइटेरिया में जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं दोज रिप्रोड्यूस। नेक्स्ट, ग्रोथ। ये तो अभी हम लोगों ने देखा कि ग्रोथ होता है, ठीक है, ग्रोथ होता है। ग्रोथ क्यों होता है? क्योंकि वो धीरे धीरे बॉडी डेवलप हो रही है। अब तुम जैसे बचपन में थे, एकदम छोटे में, इन्फेंट स्टेज में, वो धीरे धीरे तुम क्या, तुम्हारे हैंड्स बड़े हुए, तुम्हारी हेयर ग्रोथ हुई, तुम्हारे पैर बढ़े, तुम चल पा रहे हो अभी, तो ये ग्रोथ का ही पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, अब कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या समझते हैं हम लोग? व्हाट डू यू मीन बाय कैरेक्टरिस्टिक्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स? अगर हम तुम्हारी बात करें, एक ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो अगर तुमको बोले कि नाम, मान लो योर नेम इज राम, ठीक है, राम का अगर हम बात करें तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? उसका ब्राउन हेयर है, ठीक है। अगर मान लो बोला मैंने, ठीक है, मान लो तुम्हारा ब्राउन बाल है, आंखें ग्रीन है, ठीक है। तो अगर हम किसी थर्ड पर्सन को, हम तुम्हारे बारे में, जो तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं जानता, उसको तुम्हारा हम रेफरेंस दे रहे हैं कि राम इज लाइक दिस, तुम्हारे हम कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे कि तुम ब्राउन शेडेड हो, तुम्हारा व्हीटिश कलर है, तुम्हारे बाल ब्राउन है, तुम्हारी आईज ग्रीन है, ये सब होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। हाइट लंबी है, हाइट थोड़ी छोटी है, These are the characteristics of any organism। तो अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का बात करें तो उनका हम कैरेक्टरिस्टिक्स किस बेसिस पे लिख सकते हैं? तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है? मूवमेंट, मूवमेंट क्या होता है? चलो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि we can see and can write too, okay? चलो, movement. What is movement? Animals move freely. Plants show movement like flower opening, climbers winding, और insectivorous plants trapping insects. अब movement, तुम अपने चेयर से, तुम अब बैठ के पढ़ रहे हो, अपने चेयर से उठ सकते हो, जाके खाना खा सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। अच्छा, अब हम एनिमल्स का तो बात कर, लेकिन मूवमेंट क्या होता है? बेसिक मूवमेंट, जो हम लोग हाथ हिला रहे हैं, यहां से वहां जा सकते हैं। अब उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बात करते हैं जो एक ही जगह पे रह के भी मूवमेंट शो कर रहे हैं। तो मूवमेंट सिर्फ उस बेसिस पे, इसलिए हम लोग बोलते हैं ना कि कैरेक्टरिस्टिक्स अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हम लोग शो कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक बेसिस पे नहीं हो सकता, उसके डिफरेंट पैरामीटर्स है। मूवमेंट कुछ एनिमल्स शो करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो इसका मतलब नहीं जो नहीं कर रहे हैं वो नॉन लिविंग है।
वो भी लिविंग है। तो इसलिए हम लोग मूवमेंट का के बेसिस पे अगर हम डिफरेंशिएट करें तो एनिमल्स मूव फ्रीली, हम तो अगर हम हमारा देखा जाए ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो टाइप ऑफ एनिमल, ठीक है। तो एनिमल्स मूव फ्रीली, प्लांट्स जो है वो मूवमेंट शो करते हैं। अब जैसे फ्लावर ओपनिंग हो गया, ब्लूम होता है स्प्रिंग के मूवमेंट सीजन में, स्प्रिंग सीजन में सारे फ्लावर्स जो है वो ब्लूम करते हैं, तो फ्लावर ओपनिंग हो रहा है, वो मूवमेंट तो ही हो रहा है ना। एंड देन क्लाइंबर्स विंडिंग, अब मान लो क्लाइंबर्स होते हैं वो इतने थिन होते हैं कि हवा, अच्छा अब वो हवा के बेसिस पे मतलब विंड ब्लो कर रही है तो वो मूव कर रहे हैं, तो वो भी मूवमेंट हुआ उनका। एंड देन इंसेक्टिवोरस एनिमल्स के, प्लांट्स के बारे में, अगर अब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, डू वी नो अबाउट दैट? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ये क्या हो रहा है? चल, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में तुम लोग पहले पढ़े होंगे, लेकिन अगर किसी को नाम याद नहीं है तो अभी कैमरा के अंदर मैम आके मारेगी। नाम बताओ, दो इंसेक्टिवोरस एनिमल्स के नाम बताओ। एनिमल्स बोल रहे, प्लांट्स, सॉरी। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के नाम बताओ, दो, 1 and 2। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4 एंड टिक टिक 5। अगर नहीं बताया होगा, अगर कॉपी में नहीं लिखा होगा, फिर पता चलेगा। फर्स्ट इज पिक्चर प्लांट, पिक्चर प्लांट, एंड सेकेंड इज वीनस फ्लाई ट्रैप। पिक्चर प्लांट इजीली याद हो जाता है लोगों को, लेकिन वीनस फ्लाई ट्रैप इज अ लिटिल, प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस होता है, डिफिकल्टी होती है बोलने में और याद नहीं रहता, तो इसलिए वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप एक टाइप का इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है, ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। पिक्चर प्लांट इज लाइक, उसमें तुम्हें लगेगा कि टीथ है उसके, ठीक है। अगर हो सकेगा तो हम इसमें पिक्चर्स भी ऐड करवा देंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। पिक्चर प्लांट जो होता है वो एक टाइप का इंसेक्टिवोरस प्लांट है। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते क्या हैं? अगर मान लो कुछ प्लांट जो होते हैं, कुछ वेराइटीज ऑफ प्लांट जो हैं, उन्हें न्यूट्रिशन वैल्यू जो उनको चाहिए, जितने अमाउंट में चाहिए, वो नहीं मिल पाता है, ठीक है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में क्या होता है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी। व्हाट डू यू मीन बाय डेफिशिएंसी? नाइट्रोजन डिफिशियंसी हो जाती है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में, हैंडराइटिंग तो बहुत गंदा दिख रहा है, मैम का राइटिंग सुंदर है, डोंट जज। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, तो नाइट्रोजन डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है कि प्लांट जो है वो अपने न्यूट्रिशन वैल्यू पूरा प्रोपोर्शन में कंप्लीट नहीं कर पाते, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, वो इंसेक्ट्स जो होता है वो उसको अपने अंदर ट्रैप करके उसका जो नाइट्रोजन प्रोपोर्शन होता है, जो भी वैल्यू होती है, वो उसको सक इन कर लेते हैं, एंड देन द वेस्ट पार्ट इज थ्रोन आउट ऑफ द प्लांट बॉडी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो प्लांट्स होते हैं, पिक्चर प्लांट जो होते हैं, वो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस नहीं करते, और करते भी हैं अगर तो उनका न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो लोग इंसेक्ट्स को, फ्लाइज हो गए, बीज हो गई, इनको ट्रैप करते हैं और उनका जो नाइट्रोजन वैल्यू है वो सक इन करते हैं। सक इन मतलब, अगर मान लो, दिखाते किस तरीके से होता है। चलो, जैसे मान लो इस तरह,
इस तरीके से होता है ऐसे, मतलब ड्राइंग जज मत करना, अब जैसे बन रहा है वो हम बना पा रहे हैं, ठीक है। दीज आर द टीथ टाइप शेप्स, ठीक है, ये टीथ तरीके के। अब क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे जो फ्लाई है, फ्लाई को दूसरा कलर कर दे क्या, चलो ठीक है, फ्लाई ग्रीन कलर की थोड़ी होगी, फ्लाई को हम लोग करेंगे मान लो पिंक, ठीक है। तो ये मान लो ये फ्लाई जो है वो धीरे धीरे यहाँ पे जाके बैठी, ठीक। अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे ये फ्लाई पहुंच जाएगी, ये जो है ये बंद हो जाएगा, ये जो है ये दिस विल शट, ये पूरा ऐसे बंद हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, ये फ्लाई तो है अंदर फंस गई, फंसी। अब क्या होगा, ये उसको इतना मतलब निचोड़ देगा कि उसके सारा नाइट्रोजन जो है वो प्लांट जो है वो सक इन कर लेगा, एंड देन सक इन करके फिर वो जो वेस्ट मटेरियल होता है वो थ्रो आउट कर देता है। समझ में आया। एंड वीनस फ्लाई ट्राइप इज लाइक दिस, इस तरीके से इसका फ्लैप होता है, ये ऐसे होता है एंड ये इस तरीके से होता है, ये प्लांट्स में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये फ्लैप जो है ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, मतलब फ्लाईज को कंफ्यूज करने के लिए, मान लो कोई फ्लाई फ्लाई मान लो यहाँ पे उड़ते 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 यहाँ पे बैठी, ठीक है। एंड जैसे ही बैठी ये बंद हो जाएगा, बंद हुआ, ये फ्लाई अंदर फंस गई, एंड देन द नाइट्रोजन पार्ट विल बी सक्ड इन, एंड देन वो उसको बाहर थ्रो आउट कर देगा, ठीक है। तो ये होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में। समझ में आया, इतना दूर समझ में आया सबको। चलो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं न्यूट्रिशन, हम लोग पढ़ नहीं, मूवमेंट हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ग्रोथ। ग्रोथ किस बेसिस पे, अ चाइल्ड ग्रोज बिगर हम लोग अभी पढ़े, प्लांट ग्रोज टॉलर, इतना तो हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूट्रिशन, अभी हम लोग सब एक्सप्लेन कर चुके हैं, हम लोग रिवाइज कर रहे हैं एक चीज, ठीक है। अभी मैंने सब पॉइंट्स 1 to 1 एक एक्सप्लेन किया है। न्यूट्रिशन, फूड नीडेड, ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इतना बोल रहे हैं, तुम इतना बैठ के पढ़ रहे हो, तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और एनर्जी की जरूरत है तो फूड की जरूरत पड़ेगी। तो न्यूट्रिशन वैल्यू हो गया रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, रिप्रोडक्शन एंड डेथ। अब न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन ब्रीदिंग, ऑब्वियस सी बात है, अगर हम मेरे बॉडी में ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम रेस्पायर नहीं कर पाएंगे, हम ज्यादा दिन तक क्या 5 सेकंड भी हम जी नहीं सकते। तो इस वजह से रेस्पिरेशन की जरूरत है। ह्यूमन ब्रीथ्स थ्रू लंग्स, प्लांट रेस्पायर थ्रू स्टोमाटा। अब ये स्टोमाटा जो है दैट इज, तुम लोगों ने पहले पढ़ा है लेकिन फिर भी हम मैम बताएगी स्टोमाटा क्या होता है। दैट इज अ टाइनी पोर्स, टाइनी पोर्स होते हैं प्लांट्स में प्रेजेंट, और मेनली पोर्स प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन प्लांट्स। अब ये टाइनी पोर्स क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जितने भी एटमॉस्फेरिक गैसेस होते हैं वो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। आई बात समझ में, इतना तक समझ में आया स्टोमाटा का काम क्या होता है। व्हाट इज दिस,
चलो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, एक्सक्रीशन। ये भी हम लोगों ने पढ़ा। अब अच्छा, एक्सक्रीशन के भी डिफरेंट वेराइटीज होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सिर्फ डाइजेशन के थ्रू जो एक्सक्रीशन हो रहा है दैट इज नॉट ओनली द एक्सक्रीशन ह्यूमन बींग्स या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट, ठीक है। नॉर्मली अगर देखो मैम अभी स्वेट कर रही है, तुम गर्मी में रहोगे, स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एक्सक्रीशन। वो क्यों होता है? दैट इज ऑल्सो अ एक्सक्रीशन प्रोसेस जिसमें हमें हमारी बॉडी को कूल डाउन करने का मौका मिलता है, ठीक है। हमारी बॉडी जो है वो इतना ज्यादा साइंटिफिकली एनरिच्ड है कि वो अपने अब जैसे मान लो गर्मी है, तुम धूप में जा रहे हो, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तुम्हारे बॉडी अंदर से इतना हीट अप हो चुकी है कि तुम्हारे उस हीट को निकालने की जरूरत है कहीं ना कहीं से। तो हमारा बॉडी जो है वो हमारे बॉडी में भी प्रेजेंट, स्किन में टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, वेरी टीनी टाइनी पोर्स, जिसमें से ये स्वेटिंग जो है वो हमारे बॉडी की जो वाटर है, न्यूट्रिएंट्स नहीं बोलेंगे, वाटर एंड सॉल्ट, ये दो ही चीज होते हैं जो स्वेट के थ्रू हमारे बॉडी से निकलते हैं। वो क्यों निकलते हैं? अब जैसे बेसिक चीज बताया, अगर मान लो तुम घड़ा ले लो, मिट्टी का घड़ा सभी ने देखा होगा, तो वो क्यों होता है? वो मिट्टी का बना होता है, तो वो पूरे में टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो ठंडा क्यों रखता है? नॉर्मली तुम फ्रिज में रखते हो पानी ठंडे करने के लिए, लेकिन घड़ा अगर है तो वो क्यों ठंडा? नॉर्मल अगर एंशियंट टाइम में देखा जाए तो उस टाइम तो फ्रिज था नहीं, तो वो जो मिट्टी के घड़े होते हैं, पॉट्स होते हैं, वो क्यों होते थे? वो कैसे वाटर को ठंडा रखते हैं? तो उनके जो टाइनी पोर्स है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते हैं, उसमें से पानी जो है वो बाहर आता है वेरी मिनिमल अमाउंट में, जो कि एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहता है। एटमॉस्फेयर क्या है? हवा तो चल रही है ना, हवा चल रही है, जिसकी वजह से वो वाटर जो है वो ठंडा हो रहा है, और वही ठंडा वाटर जो है वो अंदर में पानी को कूल डाउन कर रहा है। सेम चीज हमारे बॉडी के साथ भी होती है। हमारा बॉडी जो है वो हीट अप हो रहा होता है अंदर से, तो वो जो टाइनी पोर्स है उसमें से हल्का हल्का वाटर एंड सॉल्ट, दैट इज कॉल्ड स्वेट, वो निकलता है, और उसकी वजह से हमारा जो इनर बॉडी है वो थोड़ा कूल डाउन होता है, ठीक है। तो एक्सक्रीशन में एक्सक्रीट स्वेट, यूरिन, और यहाँ पे फीकल मैटर भी हम ऐड कर सकते हैं। फीकल मैटर इज थ्रू डाइजेशन, ठीक है। प्लांट रिलीज एक्सेस वाटर एज ड्रॉपलेट्स, गटेशन। अब ये भी हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज गटेशन। सुबह सुबह जब तुम लोग पार्क में जाओगे, कभी खेलने जाते होगे, क्रिकेट खेलने, फुटबॉल खेलने, तो कुछ भी पार्क जाओगे, तो सुबह सुबह अगर तुम बहुत सुबह जा रहे हो तो तुमको ग्रासेस में एक वेटनेस फील होगी। तुम अगर चलोगे तो तुम्हारा पूरा पैर गीला हो जाएगा। तो वो क्यों होता है? प्लांट जो होते हैं, वो लीव्स होती है, वो गटेशन करते हैं, जो उनका एक्सेस वाटर होता है वो उसको रिलीज कर देते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड गटेशन। ये मैम लिख नहीं पा रही है, ये सब कोई नोट डाउन करेगा। गटेशन जो होता है वो एक्सेस वाटर को रिलीज करना होता है, ठीक है। प्लांट्स रिलीज एक्सेस वाटर एज ड्रॉपलेट्स, जिसको हम लोग गटेशन बोलते हैं। स्टिमुलाई, अभी मैम स्टिमुलाई का बताया मैम ने। स्टिमुलाई अगर मिमोसा पुडिका, दैट इज टच मी नॉट प्लांट, उसमें स्टिमुलाई शो करता है। ह्यूमन बींग्स अगर किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हो, या फिर कोई भी फ्लैशलाइट आंखों में आ रहा है, मम्मी मार रही है, कोई भी स्टिमुलाई अगर बॉडी को इन्हांस करता है या फिर किसी बॉडी को हमारे स्टिमुलेट करता है, तो वो हमारा बॉडी जो है वो उसको रिस्पॉन्स करता है। जैसे ही मम्मी ने हाथ उठाया, तुम्हारा हाथ ऐसे जाएगा। कुछ गिर रहा होता है तो सीधे हाथ ऐसे अपने आप को बचाने के लिए जाता है, ठीक है। अब लाइट पड़ रही होती तो आंखें बंद हो जाती है। तो ये सब चीज जो है वो स्टिमुलाई को, हमारे बॉडी को स्टिमुलाई मिलता है, एंड स्टिमुलाई जो है वो हमारे बॉडी को रिस्पॉन्स करने में प्रोवोकेट करता है, ठीक है। इतना समझ में? पेन, हीट, किसी भी चीज को अगर हम लोग देखो, यहाँ पे दिया हुआ है मिमोसा पुडिका, इसका फुल नेम होता है पुडिका, मिमोसा पुडिका। मैम ने पहले लिख दिया है, वहां से स्पेलिंग देख सकते हैं। प्लांट्स लाइक टच मी नॉट मिमोसा फोल्ड लीव्स व्हेन टच्ड। रिप्रोडक्शन अभी हम लोगों ने पढ़ा है। लिविंग बीइंग्स प्रोड्यूस यंग वंस। कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए एक प्रोसेस की जरूरत होती है, विच इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, ठीक है। डेथ, अब इवेंचुअली कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, एक बेंच भी जो है वो तुम कितने टाइम तक, मतलब शेल्फ लाइफ सबकी होती है, राइट। फूड हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो चाहे लिविंग थिंग्स हो, सबको एक दिन एंड होना है। ह्यूमन बींग्स हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, कुछ भी हो, एक टाइम है जो सबका सेट है कि इतना शेल्फ लाइफ के बाद, इतना लाइफ स्पैन के बाद एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो नॉन लिविंग हो, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो डेथ, लाइफ इवेंचुअली एंड्स। ओके, इतना तक समझ में आया किसी को? कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो तो
यहाँ पे अगर मैम ने वैसे कोशिश किया है कि सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया हो, यहाँ पे अगर नोट्स का अगर किसी को दिक्कत हो, मैम का हैंडराइटिंग समझ में ना आ रहा हो, तो थोड़ा सा जूम कर लेना या फिर समझने की कोशिश करना। वैसे हम बोलते बोलते ही लिखते हैं, तो अगर तुम पॉज करके लिखना चाहो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग सीड जर्मिनेशन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्लांट्स के बारे में। अब प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन हो रहा है, अभी हम लोगों ने बात किया कि प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन होता है। पहला पॉइंट होता है जर्मिनेशन। किसी भी प्लांट का बनने का पहला स्टेज ही होता है सीड। जो सीड हम लोग दूसरे प्लांट से लेके आए हैं वो जर्मिनेट करेगी, तब तो न्यू प्लांट बनेगा ना। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, सीड जर्मिनेशन प्लांट का पहला स्टेप होता है टुवर्ड्स रिप्रोडक्शन। ओके, नाउ नॉट रिप्रोडक्शन, ग्रोथ। अब एक सीड है, ठीक है, एक सीड है, मान लो हम यहाँ पे एक कोई भी प्लांट का सीड लिया है, ठीक है, उसको हम एज अ मिट्टी में, सॉइल में उसको सो कर दिए, सीड को सो किया मैंने, एंड देन वो धीरे धीरे कन्वर्ट होके एक प्लांट पे, एक सैपलिंग में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो अब पहला चीज जो है, अगर हम मान लो इसको हम मान लो हम सीड को रखते हैं, ठीक है, तो अगर हम सीड का बात करें तो हम मान लो ये सीड एक मैंने लिया, ठीक है, अब इसको जो है, ये पार्ट जो है, दिस पर्टिकुलर पार्ट, दिस को हम लोग बोलते हैं दो, जो एक पोर होता है, एक होल, बहुत टाइनी होल होता है एक सीड में, दैट इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल। ठीक है, हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल उस पोर को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, दैट इज द वेरी स्मॉल होल जिसमें से एक्चुअली में सैपलिंग जो है वो ग्रो होके एक प्लांट में कन्वर्ट होती है। उसी होल में से सबसे पहले जर्मिनेशन स्टार्ट होगी। एक तुम लोग स्प्राउट, दैट इज कॉल्ड चना, चना जो होता है, या फिर मूंग, एक भी तुमने मतलब अगर सो कर दिया वाटर में, तुमने बस रात भर भिगो के रख दिया, दैट विल बी स्वोलन अप। ठीक है, वो फूल जाता है। ठीक है, एंड देन उसमें से जो एक होल दिखेगा तुम्हें, उसी के थ्रू, अब अच्छा, वो जो छोटा सा चना था वो स्वेलअप कैसे हुआ, उसमें पानी गया तब तो वो स्वेलअप हुआ। तो किसके थ्रू पानी गया, वो उसकी जो बाहर के सीड कोट होती है वो तो एटमॉस मतलब वाटर को सोक करेगी, लेकिन एक होल होता है जेटर, जो को हम लोग हाइपोकोटाइल बोलते हैं। ठीक है, जिसे हाइपोकोटाइल बोलते हैं, और वो उसी होल के थ्रू वाटर जो है वो सीड में एंटर करता है, और इसी होल के थ्रू भी वो सैपलिंग जो है वो जर्मिनेट करती है सीड से। आई बात समझ? अब देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये प्लांट जो है वो जर्मिनेट करके एक सैपलिंग में कन्वर्ट कर गया। ठीक है, अच्छा, दिस इज ये अपर पार्ट इज हाइपोकोटाइल। ठीक है, और नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिकल। आई बात समझ में? एंड देन ये फिर वहाँ सीड कोड डेवलप होना चालू होगा, सीड कोड कॉटिलेडन्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होने चालू होंगे, एंड देन द जर्मिनेशन ऑफ अ सैपलिंग हैपेंस। आई बात समझ में? ये देखो, ये हाइपोकोटाइल यहाँ पे हो जाएगा, कॉटिलेडन्स यहाँ होंगे, एपिकोटाइल जो अपर पार्ट है दैट इज कॉल्ड एपिकोटाइल, और नीचे के रेडिकल्स जो है वो रूट में कन्वर्ट कर जाते हैं। ठीक है, रेडिकल्स जो है वो रूट में कन्वर्ट करेगा, और हाइपोकोटाइल जो है वो शूट में कन्वर्ट करेगी। आई बात समझ? दो पार्ट्स होते हैं इस होल का, जो दो पार्ट होगा, ऊपर वाला पार्ट हाइपोकोटाइल, नीचे वाला पार्ट रेडिकल। ये ऊपर जाएगा तो शूट, ये नीचे आएगा तो रूट। ठीक है, ये धीरे धीरे जर्मिनेशन होने लगता है सैपलिंग का, और देन ये ऊपर जाएगी, यहां से ये ऊपर जाएगी, तो यहाँ सीड कोड जो है वो इसका बाहर निकल गया, कॉटिलेडन्स जो है वो ओपन अप हो जाएंगे, एंड द फर्स्ट जर्मिनेशन ऑफ लीफ हैपेंस, एंड देन हाइपोकोटाइल जो है वो शूट में डेवलप कर जाएगा, वो पूरा प्लांट बनेगा, ट्री बनेगा, दैट इज द हाइपोकोटाइल पार्ट, एंड देन द
रेडिकल पार्ट विल बी कन्वर्ट इनटू फ्रूट। आई बात समझ? इतना तक सबको समझ में आया? नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये हम लोग प्लांट का जर्मिनेशन पढ़े, सीड का जर्मिनेशन कैसे होता है। पहला पार्ट, शूट में कन्वर्ट होगा कौन? हाइपोकोटाइल। रूट में कन्वर्ट होगा कौन? रेडिकल। ठीक है, इतना समझ में आया। एंड देन ये जो सैपलिंग है वो ऊपर की तरफ जर्मिनेट करेगी और इसके जो कॉटिलिडन्स है वो ऊपर जाएंगे, तो इसका सीड कोट जो है वो बाहर आ जाएगा और कॉटिलिडन जो है वो ओपन अप हो जाएंगी। एंड देन जर्मिनेशन ऑफ द फर्स्ट लीफ विल हैपन एंड दिस सैपलिंग विल जर्मिनेट। इतना तक समझ में आया सबको? नेक्स्ट, लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। अब हम लोगों ने यहाँ से इस प्रोसेस तक का देख लिया है कि सीड से यहाँ पे एक होल होगा, यहाँ पे एक पार्ट होगा हाइपोकोटाइल, एक पार्ट होगा रेडिकल, एंड देन इट विल कन्वर्ट इनटू शूट सिस्टम एंड दिस रूट। ठीक है, इतना तक देख लिया। और यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट लीफ जर्मिनेशन। ओके, यहां तक हम लोगों ने देख लिया। अब एक स्प्राउट से, एक सैपलिंग से कैसे कन्वर्जन होता है एक बेबी प्लांट में, एंड देन इट कन्वर्ट्स इनटू एडोलेसेंट और एक अडल्ट। ठीक है, तो अब सैपलिंग से अब बेबी प्लांट में कैसे हुआ, यहाँ पे क्या हुआ? सिर्फ लीफ का जर्मिनेशन हुआ, यहाँ पे कोई फ्लावर ब्लूमिंग नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ पे अब सैपलिंग जो है वो जब ग्रो कर रहा है, वो और बड़ा हो रहा है, तो वहां पे फ्लावर का भी ब्लूमिंग होगा, वो फ्लावर में कन्वर्ट करेगा, उसके फ्लावर जो है वो ब्लूम करेंगे, एंड देन द फ्लावर्स विल रिप्रोड्यूस, पॉलिनेशन होगी, रिप्रोडक्शन होगा, सीड्स का जर्मिनेशन होगा, फ्रूट का जर्मिनेशन होगा। ठीक है, बेबी प्लांट में क्या हुआ? फ्लावर का जर्मिनेशन हो गया। अब फ्लावर का जब ब्लूमिंग हो गया तो क्या करेगा? यहाँ पे स्टिग्मा, स्टाइल और इसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है वो सब प्रेजेंट रहेगा, पॉलिनेशन करेगा, वहां पे फ्रूट का जर्मिनेशन होगा। ठीक है, ये फ्लावर जो है वो शेड आउट हो जाता है। मेरा दिल नहीं कितना पैसा है? अरे सर वीडियो चल रहा है, 1 मिनट आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमको नहीं अच्छा लग रहा। नहीं, हम नहीं पता। एंड कन्वर्ट 2006 फ्रूट, ये फ्रूट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फ्लावर हट गया, फ्रूट में कन्वर्ट, और ये फ्रूट क्या देगा? सीड। ठीक है, ये फ्रूट्स है, तुम कोई भी एप्पल, मैंगो, कोई भी फ्रूट ले लो, वहां पे सीड प्रेजेंट रहता है। तो ये जब बेबी प्लांट से एडोलेसेंट मतलब फ्लावर का शेड आउट हो जाएगा, फ्लावर जो है वो कन्वर्ट कर जाएगा फ्रूट में, एंड फ्रूट विल गिव सीड्स। अब ये सीड से न्यू जर्मिनेशन हो सकता है अडल्ट प्लांट का, अडल्ट प्लांट में फिर से ब्लूमिंग होगी, पॉलिनेशन होगा, सब कुछ प्रेजेंट रहेगा। आई बात समझ में? इतना तक समझ में आया? जर्मिनेशन, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये हम लोग सब कुछ समझ लिए। सीड एंड देन रूट्स, शूट्स में कन्वर्ट करेगा, सैपलिंग में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद बेबी प्लांट, एडोलेसेंट प्लांट, एंड देन अडल्ट प्लांट। ठीक है, अडल्ट प्लांट जो है वो वापस से रिप्रोडक्शन कर सकता है, रिप्रोडक्शन करके फिर न्यू फ्रूट्स बनाएगा, फ्लावर पे ब्लूम करेगा, फ्रूट बनाएगा, सीड बनाएंगे, ये सब कुछ होगा। एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यू होते रहता है until and unless the plant converts into a tree। ट्री में भी फ्रूट्स होते हैं, तब तक वो वहां पे जर्मिनेशन होगा, लाइफ साइकिल कंटिन्यू करेगा जब तक वो ट्री जो है इस पोजिशन पे ना आ जाए कि वो अब नहीं रह सकता। ठीक है, दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। वो एक सीड से लेके पूरा एक ट्री तक का जर्मिनेशन होता है, प्रोसेस होता है। आई बात समझ में? इतना तक समझ में आया? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग एनिमल्स के बारे में। ठीक है, अच्छा चलो यहाँ पे हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने अभी पढ़ा प्लांट का जर्मिनेशन को लेके। सीड्स नीड एयर, वाटर एंड सुटेबल टेम्परेचर। सीड्स को जर्मिनेशन के लिए भी, अगर हम लोग बोल रहे हैं कि एक सीड जो है वो सैपलिंग में कन्वर्ट किया, कैसे कन्वर्ट किया, ये इसके लिए भी एक फेवरेबल कंडीशन चाहिए उनको, सही तरीके का न्यूट्रिशन चाहिए, सही तरीके का वाटर कंटेंट चाहिए, सही तरीके का एटमॉस्फेयर चाहिए, सॉइल चाहिए, तभी जाके वो एक सीड जो है सैपलिंग में कन्वर्ट करेगा, और सैपलिंग जो है वो एक अडल्ट प्लांट में कन्वर्ट करेगा। उसके लिए भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशंस की जरूरत होती है। आई बात समझ में? तो अब सीड्स नीड एयर, एयर पहला चीज हो गया, वाटर एंड सुटेबल कंडीशंस, टेम्परेचर की जरूरत होती है। अगर टेम्परेचर सही नहीं है, एप्पल को तुम ले आओ,
छत्तीसगढ़ में। एप्पल के प्लांट को तुम छत्तीसगढ़ में ले आओ या फिर बिहार में ले आओ और वहां पे उगाओ। एप्पल जो है उनको एक परमानेंट, एक एडिक्वेट टेम्परेचर की जरूरत होती है, जो कि हिली एरियाज में, जो कि विंटर जहाँ पे ज्यादातर बर्फीली एरिया जो होती है वहां पे प्रेजेंट होता है, वो टेम्परेचर उनको नॉर्मली चाहिए होती है। इसीलिए वहां पे वो सुटेबल कंडीशंस में नहीं ग्रो कर पाएगा। एयर, वाटर एंड सुटेबल टेम्परेचर। सनलाइट इज नॉट नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। ये चीज बहुत ध्यान में रखना है कि जर्मिनेशन के ड्यूरिंग जर्मिनेशन के टाइम पर सनलाइट नहीं भी रहे तो काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमको फर्दर ग्रोथ चाहिए सैपलिंग से, अब सीड का जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन के टाइम पे, मैम को कुछ तो दिक्कत हो रहा है हैंड राइटिंग में। सीड जर्मिनेशन के टाइम पे सनलाइट नहीं भी होगा तो भी चल जाएगा, ठीक है। एंड बट जर्मिनेशन से लेके मतलब एक सैपलिंग टू अडल्ट प्लांट, इसके लिए सनलाइट वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट आई बात समझ में। जर्मिनेशन के टाइम पे सनलाइट नहीं भी रहेगा, इट विल वर्क, बट सैपलिंग से अडल्ट लाइफ, फ्यूचर जो फर्दर ग्रोथ होगा उसके लिए सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट ग्रोथ डाउनवर्ड्स, जियोट्रॉपिज्म। शूट ग्रोज अपवर्ड विच इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। ये चीज वर्ड जो है ये साइंटिफिक बायोलॉजिकल वर्ड्स है, तुम यूज करके अपने आंसर्स को और इनहांस कर सकते हो अगर तुम यूज करते हो। जियोट्रॉपिज्म मतलब और फोटोट्रॉपिज्म मतलब। अच्छा, जियोट्रॉपिज्म मतलब क्या होता है? रूट जो है वो, रूट विल ग्रो डाउनवर्ड्स। अच्छा, ये क्यों होता है? ठीक है, रूट विल ग्रो डाउनवर्ड्स क्यों हो रहा है? जियोट्रॉपिज्म में रूट डाउनवर्ड्स ही क्यों ग्रो करेंगे? ग्रेविटी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जियोट्रॉपिज्म में। जियोट्रॉपिज्म अगर हो रहा है, रूट्स जो है वो डाउनवर्ड मूवमेंट में ही ग्रो कर रहे हैं, तो उसमें ग्रेविटी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। एंड देन फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म अच्छा फोटोसिंथेसिस, फोटोट्रॉपिज्म, ये सब फोटो वर्ड्स कहाँ से आ रहे हैं? फोटो मीन सनलाइट, ठीक है, सन होता है इसका मतलब। तो जहां पे सन का मूवमेंट हो रहा है, जहां पे सन प्रेजेंट है, उसी मूवमेंट में, उसी डायरेक्शन में जो है वो प्लांट जो है वो उनका अपर पार्ट, दैट इज द शूट सिस्टम, वो ग्रो करता है। तो इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। आई बात समझ? लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट ये हम लोग अभी पढ़े, सीड, देन जर्मिनेशन, सीडलिंग, मैच्योर प्लांट, और फ्लावर का कैसे होता है? फ्लावर, फ्रूट विथ सीड्स एंड देन डेथ। ये हम लोग इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था। आई बात समझ में? इतना तक सबको समझ में आया कि कोई प्लांट जो है वो किस तरीके से जर्मिनेट करता है, एक सैपलिंग या एक सीड एक ट्री में कैसे कन्वर्ट करता है, पूरा जर्मिनेशन ऑफ प्लांट्स अभी हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा। कौन कौन से बर्ड्स किसको कहलाते हैं? अगर रूट सिस्टम नीचे ग्रो कर रहा है वो जियोट्रॉपिज्म, शूट सिस्टम अपवर्ड ग्रो कर रहा है दैट इज फोटोट्रॉपिज्म। क्यों कहते हैं ये भी हम लोगों ने जाना कि जियोट्रॉपिज्म क्योंकि वहां पे ग्रेविटी वर्क कर रही है, फोटोट्रॉपिज्म मतलब सन के टूवर्ड्स, अपवर्ड मतलब सन के टूवर्ड्स, तो फोटोट्रॉपिज्म, फोटो मतलब ही होता है सन। इतना तक सबको समझ में आया? चलो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स, जिसमें हम लोग को दो एनिमल्स का तुम्हारे सिलेबस में पढ़ना है, विच इज फर्स्ट इज मॉस्किटो दैट इज इंसेक्ट एंड सेकेंड इज फ्रॉग, ठीक है। ये दोनों के बारे में अभी हम लोग
पढ़ेंगे। चलो, मॉस्किटो लाइफ साइकिल फैक्ट्स। सबसे पहले एक मॉस्किटो जो है वो एग राफ्ट। अच्छा, राफ्ट मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय राफ्ट? एग इन अ एग राफ्ट, यहाँ पे जो एग का लेइंग होता है मॉस्किटोज का, वो एक राफ्ट फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, राफ्ट मतलब क्या होता है? राफ्टिंग किया किसी ने? नहीं किया होगा अभी तक तो, लेकिन देन टू फ्यूचर में करोगे अगर तो राफ्ट, राफ्ट जो रहता है वो प्रेजेंट रहता है राफ्ट फॉर्म में। ठीक है, तो राफ्टिंग मतलब ये ऑब्वियस सी बात है, इतना तो सभी को पता है कि जो एग लेइंग होता है वो स्टेगनेंट वाटर में रहता है। जब जमा हुआ पानी जहां भी रहेगा वहां पे मॉस्किटोज जो है अपने एग ले करते हैं। ठीक है, स्टेगनेंट वाटर है तो वाटर वहां प्रेजेंट रहेगा, और वो जो है वो एक समझ लो ग्रुप फॉर्म में जो है एग्स ले होते हैं, तो इसलिए उसको बोलते हैं एग राफ्ट। राफ्ट मतलब एक समझ लो बोट है, उसमें पीपल प्रेजेंट है। ठीक है, तो सेम तरीके से एग जो है वो एक बोट शेप में, बोट शेप भी नहीं बोलेंगे, राफ्ट के शेप में रहता है, और उसमें थाउजेंड्स ऑफ एग्स जो है वो ले करते हैं मॉस्किटोज। ठीक है, अब मॉस्किटो जो है वो पहले एग रहा, फिर एक सोचो एक एक थाउजेंड्स ऑफ एग्स प्रेजेंट रहते हैं, एक एग लार्वा में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, लार्वा में कन्वर्ट करता है, ये एग जो है वो लार्वा में कन्वर्ट किया, लार्वा देन प्यूपा, प्यूपा देन अडल्ट मॉस्किटो, एंड देन इट विल ले एग अगेन, एंड देन द प्रोसेस कंटिन्यूज फॉरएवर। आई बात समझ में? मॉस्किटोज तो कहीं नहीं जा रहे हैं इस दुनिया से। ठीक है, ह्यूमन बींग्स जाए ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मॉस्किटोज वही है। ठीक है, तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इनका जो पॉपुलैरिटी है, पॉपुलेशन है, वो कैसे बढ़ते जा रहा है? तो एग जो राफ्ट में वो थाउजेंड्स ऑफ एग्स प्रेजेंट रहते हैं, वो एक एक एग जो है वो लार्वा में कन्वर्ट करता है। इस तरीके के लार्वा प्रेजेंट रहते हैं, और लार्वा जो है वो हल्का सा डेवलप करता है, इवॉल्व करता है, देन इट कन्वर्ट्स इनटू प्यूपा, एंड प्यूपा देन अडल्ट मॉस्किटो। आई बात समझ में? अब लार्वा में क्या प्रेजेंट रहता है? यहाँ पे विंग्स प्रेजेंट नहीं रहते, हेयर्स प्रेजेंट नहीं रहते, कुछ भी नहीं रहता। ठीक है, ये वाटर में ही मूवमेंट कर सकता है। देन प्यूपा जो है वो थोड़ा सा डेवलप होता है, इसके विंग्स देखो, विंग्स जो है वहां पे डेवलप कर चुके होते हैं, प्यूपा में लिटिल विंग्स डेवलप कर चुके होते हैं, एंड देन द इट कन्वर्ट्स इनटू अडल्ट मॉस्किटो। इतना तक समझ में आया सबको? ना फ्रॉग। अच्छा, मॉस्किटो में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एग्स जो है वो लार्वा एंड देन, और यही सेम प्रोसेस अगर तुम देखो, सेम तरीके का अगर देखो फ्रॉग में प्रेजेंट रहता है। फ्रॉग जो है वो एग से टैडपोल में कन्वर्ट करता है, टैडपोल से टैडपोल में भी। अब देखो, जैसे में हम लोगों ने देखा कि एग्स जो है वो लार्वा में कन्वर्ट किए, लार्वा जो है वो प्यूपा में कन्वर्ट किया। यहाँ पे क्या हो रहा है डेवलपमेंट में? सिर्फ क्या हो रहा है, ये बिग हो गए हैं, लार्वा से प्यूपा जो है वो साइज में बिगर हो गया है, एंड देन विंग्स प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे विंग्स प्रेजेंट हो जाती हैं, और देन अडल्ट मॉस्किटो सेम चीज अगर देखो तुम तो फ्रॉग में प्रेजेंट रहता है एग, देन टैडपोल, टैडपोल विथ लेग्स, एंड देन यंग फ्रॉग, एंड देन द अडल्ट फ्रॉग। ठीक है, अब एग जो है वो बहुत मास में, कभी देखा तो नहीं होगा पानी में, वो एक मास तुमको लगेगा कि ऐसा कार्टून्स में देखा होगा तुम लोगों ने, ऐसा लगेगा कि आईबॉल्स डिफरेंट, मतलब एक कलेक्शन ऑफ आईबॉल्स प्रेजेंट है किसी लीफ के ऊपर, किसी वाटर मतलब वाटर प्लांट जो होते हैं उनके ऊपर प्रेजेंट है। तो क्या होता है, एग मास जो रहता है वो ले करते हैं थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स में, काफी नंबर। अच्छा, एक और चीज, एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं, एक्वेटिक हो गए मॉस्किटो, जो भी एग ले करते हैं वो मास नंबर में एग ले करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें डर होता है कि अगर मान लो 1000 एग ले करते हैं, उसमें से 100 एग्स बचेंगे। ठीक है, तो इसके वजह से कोई भी रिप्रोडक्शन इनका जब होता है, एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, बेसिकली अगर हम टैडपोल्स मतलब मॉस्किटोज देखें या इंसेक्ट्स देखें, ये फ्रॉग्स देखें, उसमें ये चीज होता है कि एग्स जो होते हैं वो मास नंबर में ले होता है। क्यों? क्योंकि ताकि वो जितने भी प्रोपोर्शन जो है वो वेस्टेज ना, अगर मान लो कम रहेगा तो उसमें से मान लो 10 एग ले किया, उसमें से 5 बचा, 5 फ्रॉग बन रहा है। लेकिन अगर 100 नंबर्स में तुम अगर एग ले कर रहा है ये फ्रॉग, तो उसमें से मान लो 50-60 बच गए, तो 50 फ्रॉग्स कन्वर्ट कर सकते हैं अडल्ट फ्रॉग में। ठीक है, तो इस वजह से हमेशा ये मास में एग ले होता है। एंड देन
one egg converts into a tadpole, which is tadpole मतलब क्या होता है? tadpole जो होता है वो एग ही रहता है, एग के बस टेल निकल आती है, ठीक है? टेल स्विम, और ये स्विम कर सकता है वाटर में, आई बात समझ में? एंड देन इट कन्वर्ट्स इनटू टैडपोल विथ लेग्स। अब क्या हुआ, टैडपोल यहाँ पे सिर्फ टेल प्रेजेंट रहता है इसका, एंड देन इसके धीरे धीरे कन्वर्ट करके, इवॉल्व करके, डेवलप करके दो लेग्स भी डेवलप हो जाते हैं, एंड देन द लेग डेवलप्स इनटू अ यंग फ्रॉग। यंग फ्रॉग में क्या हुआ, 4 लेग्स डेवलप कर चुके हैं, बस एक टेल, टाइनी टेल बच जाता है, ठीक है, जो कि वो भी खत्म हो जाएगा जब जब वो यंग फ्रॉग एक अडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट करेगा, ठीक है? इसमें दिख रहा है कोई टेल नहीं रहता है। तो यंग फ्रॉग जो है वो जब अडल्ट में करता है देन इट विल नॉट हैव अ टेल। एग हुआ, देन टैडपोल हुआ, टैडपोल विथ लेग्स, यंग फ्रॉग, एंड देन अडल्ट फ्रॉग, ठीक है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लिख देते हैं spawn eggs, embryo, tadpole। ये शायद यहाँ पे नहीं दिखेगा तुम लोग को, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है? spawn eggs and then embryo। embryo मतलब क्या होता है? एम्ब्रियो मतलब क्या होता है? हम लोग एग देखे, टैडपोल देख लिए, बीच में एम्ब्रियो कहाँ से आया? व्हाट इज एम्ब्रियो? एम्ब्रियो मतलब होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर अगर इसका देखे तो एग मास जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट करेगा। एम्ब्रियो मतलब एक मास ऑफ सेल्स जो कि डेवलप कर चुका है, एक एग से डिफरेंट, एक सेल से वो मल्टीपल सेल्स में डिवाइड करके एक ऑर्गेनिज्म बनाता है, जो कि मतलब फर्दर डिवाइड करके टैडपोल बनता है, ठीक है? तो एम्ब्रियो ये कन्वर्ट किया, एम्ब्रियो के से फिर टैडपोल में कन्वर्ट करेगा। tadpole हो गया, and then tadpole will convert into frog, froglet, which has legs, okay? Froglets will convert into adult frog। इतना समझ में आया सबको? अब सबका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? स्प्रॉन एग्स जो है वो मास में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है? एम्ब्रियो जो है वो क्या रहेगा? मतलब समझ लो सेल मास रहता है, ठीक है? टैडपोल जो है वो क्या हो जाएगा? टेल प्रेजेंट रहेगा इसमें, स्विम कर सकेंगे। अब फ्रॉगलेट जो है यहाँ पे लेग्स प्रेजेंट हो जाएगा, लेग्स का इवॉल्वमेंट हो जाएगा, और टेल जो है वो शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है? और अडल्ट फ्रॉग जो रहेगा वो क्या रहेगा? ये दोनों टेरेस्ट्रियल प्लस एक्वेटिक। आई बात समझ में? टेरेस्ट्रियल मतलब ऑन लैंड, और एक्वेटिक मतलब इन वाटर। हो गया इतना? सबको समझ में आया? लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल में हम लोगों ने 2 ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा, एक मॉस्किटो एंड एन फ्रॉग, ओके? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये वही है, स्पॉन एग्स, एम्ब्रियो, टैडपोल, देन फ्रॉगलेट, एंड देन अडल्ट फ्रॉग। अभी हम लोगों ने समझाया स्प्रॉन एग्स जो रहता है, एग्स प्रेजेंट रहता है, ये मास में प्रेजेंट रहता है। एम्ब्रियो, टैडपोल टेल प्रेजेंट रहेगा, स्विम इन वाटर, वाटर में स्विम कर सकते हैं। फ्रॉगलेट लेग्स जो है वो अपीयर करते हैं, टेल जो है वो शॉर्टन हो जाती है। अडल्ट फ्रॉग जो है वो लिव्स ऑन लैंड एंड वाटर। ऑन लैंड मतलब टेरेस्ट्रियल, ऑन लैंड इज
टेरेस्ट्रियल और वाटर इज एक्वेटिक। आई बात समझ में सबको? देखो हम बोल बोल के पढ़ा रहे हैं, हो सकता है हैंडराइटिंग में थोड़ा डिफरेंस आए, समझ में ना आए, इसलिए हम बोल भी दे रहे थे। अगर प्रॉब्लम हो तो सुन के लिख सकते हो तुम लोग, ठीक है? चलो नेक्स्ट, चलो ये हम लोग एक कोड वर्ड पढ़ते हैं। अगर मान लो हम बोले तुमको कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के लिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो हम बोलेंगे मिसेस ग्रीन। हु इज मिसेस ग्रीन? मिसेस ग्रीन, किसी को बोल दिया मिसेस ग्रीन है कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो वो तो नहीं समझेगा। लेकिन तुमको याद है एग्जाम में तुम नहीं याद कर सकते मूवमेंट, रेस्पिरेशन, ये सब बड़े बड़े वर्ड्स तुमको नहीं याद हो रहे, तो हम याद करेंगे मिसेस ग्रीन। हु इज मिसेस ग्रीन? Movement, M for movement, R for respiration and S for sensitivity. ठीक है? G for growth, R for reproduction, E for excretion and N for nutrition. ये सारे words जो हैं वो start हो रहे हैं MRS, Mrs. GREN, Mrs. Green. ठीक है? It's not green. GREEN नहीं है, ग्रीन मत याद करके चल जाना, दिक्कत हो जाएगी। एक और ही ढूंढते रहोगे, एक और ही क्या था, नहीं, ग्रेन है, GREN, ग्रेन, मिसेस ग्रेन। ठीक है? मूवमेंट, रेस्पिरेशन, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन। इतना तक सबको समझ में आ गया? इस कोड से तुम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो याद करके रख सकते हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों ने अभी जो पढ़ा आज भी वो सब हम लोग देखते हैं। लिविंग थिंग्स, मिसेस ग्रीन, मूवमेंट, रेस्पिरेशन, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, excretion and nutrition. MRS GREN, Mrs. Green. आई बात समझ में? प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू लाइट, टच एंड ग्रेविटी, ये हम लोगों ने देख लिया। लाइट अगर तुम देखो तो क्या हो जाएगा? लाइट में किसका एग्जाम्पल होगा? सनफ्लावर। अगर तुम देखो सनफ्लावर इज लाइट सेंसिटिव, मैम ने पहले बताया था। टच इज, टच मी नॉट प्लांट, या फिर हम तो लिखेंगे मिमोसा पुडिका। याद रखना जरूरी है साइंटिफिक नेम्स ऑफ प्लांट्स, मिमोसा पुडिका। ठीक है? ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी देखोगे तो कुछ प्लांट्स होते हैं जो ऊपर उग के फिर नीचे चल जाते हैं। ठीक है? ग्रेविटी की तरफ वो ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो ये रिस्पॉन्ड करता है। ये जो नेचुरल फैक्टर्स होते हैं, लाइट हो गया, टच हो गई, ग्रेविटी हो गई, इसको रिस्पॉन्ड करते हैं एज अ स्टिमुलाई। लाइट से सनफ्लावर का एग्जाम्पल रख सकते हो, टच से मिमोसा पुडिका का एग्जाम्पल रख सकते हो। प्लांट जो है वो स्टिमुलाई पे रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है? अब हम लोग पहला देख ले तो क्रेस्कोग्राफ, टू मेजर प्लांट रिस्पॉन्सेस। अगर मान लो हमको कैसे पता चल रहा है कि वो मिमोसा पुडिका, उसको हम टच कर रहे हैं तो वो अपने लीव्स बंद कर रहा है, तो जगदीश चंद्र बोस, इन्होंने सबसे पहले इन्वेंट किया था एक ग्राफ विच इज नोन एज क्रेस्कोग्राफ टू मेजर द प्लांट रिस्पॉन्सेस। स्टिमुलाई का कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है कोई भी प्लांट या लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बेसिकली प्लांट्स का यहाँ पे जगदीश चंद्र बोस, तो उन्होंने सबसे पहले ये क्रेस्कोग्राफ जो है वो ग्राफ एक इन्वेंट किया था। सेकेंड, सम सीड्स नीड लाइट टू स्प्राउट। अब देखो, अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि सीड्स के जर्मिनेशन को लाइट की उतनी जरूरत नहीं होती। हम लोगों ने ये नहीं बोला कि बिल्कुल जरूरत नहीं होती, नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे लाइट्स, कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे हो गए पिटूनिया, कोलस। कोलियस में क्या होता है, पिट्यूनिया में क्या होता है, लाइट स्प्राउट जो होता है, सीड जो होती है, उसको जर्मिनेशन करने में सनलाइट की जरूरत होती है। ठीक है? एंड अदर नीड डार्कनेस, और बाकी सब जो सीडलिंग्स होते हैं, जो सीड्स होते हैं, उनको एक सैपलिंग में कन्वर्ट करने के लिए डार्कनेस की जरूरत होती है। जैसे हम लोग देख रहे हैं कैलेंडुला एंड जीनिया। जीनिया एक फ्लावर होता है, प्लांट होता है जिसको लाइट की जरूरत नहीं पड़ती सैपलिंग में कन्वर्ट करने के लिए, वो डार्कनेस में ही डेवलप करता है। ठीक है? सिल्क कम्स फ्रॉम सिल्क मॉथ, फाइबर साइकिल, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है। सिल्क मॉथ के बारे में हम लोग अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन उसका बेसिक अगर लाइफ साइकिल देखो तो वो वही रहता है, लार्वा, प्यूपा एंड देन अडल्ट। इतना तक समझ में? ये बेसिक पॉइंट्स है जो चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है और पढ़ना है। ठीक है? ये नाम याद रखना, ये नाम इंपॉर्टेंट है।
जगदीश चंद्र बोस। और इन्होंने क्या किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्रेस्कोग्राफ इन्वेंट किया था। और ये क्रेस्कोग्राफ करता क्या है, तो प्लांट के रिस्पॉन्सेस को मेजर करता है। इतना तक सबको समझ में आया? कोई डाउट कुछ भी हो? एक बार वीडियो वापस से पॉज कर लेना, ठीक है। चलो अब मैम देगी होमवर्क। होमवर्क क्या रहेगा, ये वीडियो तुम लोग वापस से देखोगे, नोट्स ढंग से बनाओगे। मैम बोल रही है साथ में लिख भी रही है, तो उसका वीडियो सारे जो भी वीडियोस अगर तुम देखोगे तो प्रॉपर तुमको एक नोट्स बनाना है जो कि खुद से बना हो। देखो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, नोट्स जो होता है, मैम भी पढ़ती थी, तुम भी पढ़ रहे हो, नोट्स अगर खुद से बना हो, किसी और के कॉपी का नोट्स और तुम्हारे नोट्स में बहुत डिफरेंस हो सकता है। क्यों? क्योंकि तुम अब मान लो तुम्हारा ब्रेन काम कर रहा है, जिस तरीके से तुम वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तुम अपने हिसाब से अपना जो भी समझ रहे हो अपने लैंग्वेज में तुम नोट्स बना सकते हो, राइट। किसी ने और अपने अपने ब्रेन से अपने लैंग्वेज में अपने जो समझा वो उसने उस तरीके से वो नोट्स बनाए। तो इसलिए खुद के नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद के नोट्स बनाओ, समझो, खुद से लिखो, तब अच्छे से याद रहेगा। और साइंस को हमेशा एक स्टोरी की तरह समझो। बायोलॉजी इज द बेसिक यूनिट। अगर तुम स्टोरी, इंग्लिश स्टोरी कोई पढ़ते हो या लिखते हो, मतलब कोई भी अगर बुक्स पढ़ता है तो उसको इतना समझ में आना चाहिए। फिर बेसिक स्टूडेंट्स अगर बोले हम, तो साइंस जो है वो हमेशा एक स्टोरी की तरह समझो। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, एक स्टोरी। अब हम मान लो एक प्रोसेस समझते हैं, जो अभी हम लोग जर्मिनेशन पढ़ा। ये सीड है, फिर सैपलिंग है, फिर अडल्ट फ्रॉग है, अडल्ट प्लांट है, और फिर उसके बाद जर्मिनेशन हुआ। तो ये अगर स्टोरी अगर हम जैसे याद करें तो ये हमको हमेशा तक याद रहेगा। लेकिन अगर तुमने बस एग्जाम के लिए पढ़ लिया कि हाँ ये है ये है ये है, एग्जाम में लिखा, खत्म। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं ऐसे कि एग्जाम दे दिया, एक दिमाग से निकल गया, डिलीट हो जाता है दिमाग से। अगर नेक्स्ट डे पूछोगे कि क्या था इसका आंसर, मैम याद नहीं है क्या लिखे थे। ऐसे कैसे हो सकता है? तो क्यों होता है? क्योंकि वो याद नहीं रहता, वो रटा जाता है। याद और रटने में यही डिफरेंस हो जाता है कि रट रहे हो तो वो एग्जाम तक लिख दिया, जो उसका आउटकम है वो हो गया और खत्म। लेकिन वो याद रखने के लिए, क्योंकि तुम लोग का क्या है, अभी 6 है, अभी बेसिस है तुम लोग का, अभी तुम लोग का समझ लो नींव बन रही है घर की। तुम लोग का अगर बेसिस ही डगमगा जाएगा तो घर जो बनेगा वो एक बार में अगर हल्का सा फूक मार दो तो ढह जाएगा। तो इसीलिए तुम लोग का जो बेस है वो इतना स्ट्रांग बनना चाहिए कि अगर उस पर घर बनाया जाए, चाहे कोई भी स्टोरेज हो, 12 स्टोरेज हो, 13 14 स्टोरेज बिल्डिंग बना दो, वो बेस नहीं हिलना चाहिए। अगर बेस स्ट्रांग है तो घर इतना स्ट्रांग बनेगा कि फ्यूचर में जाके कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ये बेस तुम लोग को स्ट्रांग रखना है, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। मैम होमवर्क देगी क्या की रिवाइज द लेक्चर, ठीक है, मेक नोट्स एंड एक और चीज लास्ट जो हम लोगों ने पढ़ा है, जर्मिनेशन ऑफ प्लांट्स प्लस लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स प्लस लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो एंड फ्रॉग। ये सब रिवाइज करके रखोगे। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले ये रिवीजन होगा। एक चीज मैम का ध्यान रखना, प्लांट्स जो भी हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, लास्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, वो पहले रिवाइज करेंगे एंड देन आगे बढ़ेंगे। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। जब भी न्यू लेक्चर पढ़ो तो सबसे पहले जब बैठो पढ़ने के लिए तो पीछे पलट के देख लेना बस कि क्या क्या पढ़ा था मैंने लास्ट, उसके बाद न्यू जो भी पढ़ेंगे वो रहे, ठीक है। ये रिवाइज करना है, ये रहेगा होमवर्क। आज क्या क्या पढ़े हम लोग सुनो जरा। आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा बताओ। पहले हम लोगों ने पढ़ा, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, सीड जर्मिनेशन देखे, लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स देखे, ठीक है। देखे अब यहाँ पे बेसिक पॉइंट्स हम लोगों ने मिमोसा पुडिका के बारे में पढ़ा, मॉस्किटो फ्लैप्स, टच मी नॉट प्लांट का मिमोसा पुडिका देखो नाम लिखा है मैंने, मॉस्किटो फ्लैप्स 300 to 600, ये नंबर याद रखना है, 300 to 600 पर सेकेंड, नॉट मिनट।
पर सेकेंड बजिंग साउंड्स निकालने के लिए। स्किन जो है वो सेंसिटिव होती है बहुत लोगों की। और ये फ्रॉग जो है वो किससे ब्रीथ करता है? स्किन से करता है। कब? ये यहाँ पे भी सिचुएशन है, कब ब्रीथ करता है स्किन से? जब वो वाटर के अंडर हो, जब वो एक्वेटिक हो। अगर वो टेरेस्ट्रियल है तो उसके पास लंग्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सनफ्लावर जो है वो अक्रॉस स्काई, ये हम लोग देखो लाइट सेंसिटिव होता है। लाइट सेंसिटिविटी हेलियोट्रोपिज्म ये करता है। ओल्ड ट्रीज कैन लिव फॉर 1000 years। और जो सबसे ज्यादा ईयर्स किसी ने कोई ओल्डेस्ट ट्री का एज है 4800 years, ठीक है। नेक्स्ट हो गया तुम्हारा लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हम लोगों ने एक एक पॉइंट डिस्कस किया है यहाँ पे। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरीके, क्या क्या उनका पैरामीटर्स है, किस बेसिस पे हम उनको लिविंग बोल सकते हैं, किस बेसिस पे उनको हम नॉन लिविंग बोल सकते हैं, ठीक है। एंड देन ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स, मूवमेंट, ग्रोथ, न्यूट्रिशन। मिसेस ट्रेन, ये हम लोग को याद रखना है। मिसेस ट्रेन ग्रीन, मिसेस ग्रीन। सीड जर्मिनेशन देख लिया, हाइपोकोटाइल रेडिकल, हाइपोकोटाइल शूट और रेडिकल रूट, ये सिस्टम्स में कन्वर्ट करते हैं। कॉटिलिडन्स, फर्स्ट लीफ जर्मिनेशन, कॉटिलिडन का सीड कोट जो है वो बाहर निकल जाएगा, कॉटिलिडन्स अपने ओपन अप होंगे, उसका फर्स्ट लीफ जर्मिनेशन होगा। हाइपोकोटाइल जो है वो शूट सिस्टम पे ध्यान देगा और रेडिकल जो है वो रूट सिस्टम पे ध्यान देगा, ठीक है। नेक्स्ट इज हम लोग लाइफ साइकिल का देखें प्लांट्स का, कैसे सीड से एक सैपलिंग, सैपलिंग से एक अडल्ट प्लांट, ये कन्वर्जन कैसे हो रहा है, ये सभी हम लोगों ने देखा, ठीक है। नेक्स्ट इज ये सारे पॉइंट्स, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट का कैसे सैपलिंग से ये कर रहा है। जियोट्रॉपिज्म किसके वजह से हो रहा है और यहाँ पे डाउनवर्ड क्यों होता है, और फोटोट्रॉपिज्म किसकी वजह से हो रहा है, ये हम लोग को याद रखना है। फोटो मतलब सन, जियो मतलब ग्रेविटी, जियोट्रॉपिज्म मतलब नीचे, फोटोट्रॉपिज्म मतलब ऊपर, ओके। लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो हम लोगों ने देखा, देन फ्रॉग देखा, ओके। चलो आज की क्लास खत्म, ये हमेशा याद रखना मिसेस ग्रीन। आज की क्लास खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके। सब रिवीजन करके रखेंगे, सब रिवीजन करके रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सबसे पहले ये सारे टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे दोबारा, एंड देन वी विल स्टार्ट द न्यू पार्ट, न्यू सेक्शन, ओके।